फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अनिल सहारण में। कक्षा 10 के लिए हम आज आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हमने शुरू किया था प्रथम अध्याय, जिसमें हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद उस समय थे उनके बारे में पढ़ा। अब उसी चरण में हम अगला अपना अध्याय का भाग शुरू करते हैं, जिसमें हम आज मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले कुछ क्लासेज में हम शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल इत्यादि जो भारत के अंदर विभिन्न वंश हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के बारे में अपने पढ़ना आज स्टार्ट करते हैं कि मौर्य वंश क्या था और इसका शासन कैसा था। तो आप देख सकते हैं कि जो मौर्य वंश था वो उस समय पूरे भारतवर्ष में, आप ये देखें ये नक्शा, इस नक्शे को देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मौर्य वंश का जो विस्तार था वो भारत में कहाँ कहाँ था। न केवल भारत, उत्तर भारत तो पूरा ये लगभग, मध्य भारत, दक्षिण भारत को छोड़ के और थोड़ा सा ये हिस्सा छोड़ के बाकी पूरा भारत जो था वो मौर्य वंश के अंतर्गत आता था। यहाँ तक कि आज का जो पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है, ये भी उस समय शामिल था। और पाकिस्तान से भी बाहर जो अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, ये सारा जो एरिया था वो भी भारत मौर्य वंश के शासन के अंतर्गत आता था। तो इनका साम्राज्य बड़ा विस्तृत था। तो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाले लोग कौन थे, उन सभी के बारे में अपने जानते हैं। तो आप देखें मौर्य वंश 16 जो महाजनपद हमने पढ़े थे अंगुत्तर निकाय के हिसाब से बौद्ध ग्रंथ, उन सब में जो सबसे शक्तिशाली उभर कर आया वो था मगध। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसने, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये कौटिल्य का शिष्य था, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईस्वी में 326 ईस्वी में मगध के शासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा था, घनानंद या गणनंद था। इसी को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। गणनंद शासनरूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। ऐसे है कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाला कौन था। मौर्य वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने किसको मारकर, नंद वंश के राजा घननंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखें अपने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व इसका काल है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज शासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। 305 ईस्वी में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया था। उसने एक यूनानी शासक था उस समय विदेशी, उसको भी इसने पराजित किया था। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने
अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। किस व्यक्ति को? मेगस्थनीज को। ये महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, यानी आखिर में वो हिंदू से जैन हो गया। उसने 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला, जो कि आजकल कर्नाटक में है, मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि मौर्य वंश की स्थापना की थी और सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया, जिसने कि मेगस्थनीज को उसके दरबार में भेजा था। अगला शासक अपने देखते हैं मौर्य वंश का कौन हुआ। अगला शासक था बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते थे। क्या कहते थे? अमित्रोचेटस उसको कहा गया है। वायुपुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में शेषसेन कहा गया है। उसने सिंदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्य अभिधान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए पहले उसका पुत्र अशोक गया था और बाद में उसने सुसीम को भेजा था। ये भी इसका पुत्र था। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। जैसे कि सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को नियुक्त किया था, उसी प्रकार एक अन्य यूनानी शासक एंटियोकस हुआ, उसने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। पीलनी के अनुसार मिस्र नेरेस फिलाडेल्फस, जिसे मेलिद्वितीय भी कहते थे, ने डियानियसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो आप देख सकते हैं कि बिंदुसार का शासनकाल कैसा रहा। अगला शासक महत्वपूर्ण, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर हम कह सकते हैं कोई शक्तिशाली शासक था इस वंश का, तो वो था अशोक। अशोक का नाम मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में सबसे ऊपर गिना जाता है। जैन श्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। कहते हैं कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारकर सत्ता हथियाई थी। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानापिय और देवानापियदसी उपाधियों से विभूषित है। अभिलेख जो होते हैं वो सर्वप्रथम जो अभिलेख लिखने का कार्य किया था वो था अशोक ने ही शुरू किया था। ये जो अभिलेख थे ये विभिन्न पत्थरों पर या अन्य चीज़ों पर उकेर कर इनको या तो मंदिरों के या तालाबों के किनारे लगवा दिया जाता था। तो इसके अभिलेखों में इसे दीवानापिय और दीवानापियदसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवकी का उल्लेख भी मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। यानी हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर किसी शासक के समय हुआ था तो वो था अशोक। आगे हम देखते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। यानी कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और उस 1 लाख लोगों के मारे जाने से अशोक को इतना दुख हुआ, उसका मन इतना विचलित हुआ कि उसने हमेशा से शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। यानी उसने ये
घोषणा की कि वो अब आगे से कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली व तोसली बनाई गई। श्रमण, निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। यानी अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। भेरी घोष के जगह उसने क्या अपनाया? धम्म घोष। भेरी घोष क्या होता था? पहले क्या होता था, जब भी युद्ध होता था तो एक घोष करके एक कोई वाद्य यंत्र बजा के युद्ध को शुरुआत की जाती थी, जिसको भेरी घोष बोला जाता था। तो अशोक ने तो शस्त्र त्याग ही दिए थे, इसलिए उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म यानी धर्म की घोषणा कर दी कि अब वो धार्मिक हो गया और अब आगे से वो युद्ध नहीं करेगा, ऐसी उसने घोषणा की। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी, जिसका लेखक है कलन था, के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। यानी अशोक क्या था? पहले हिंदू था, शिव का उपासक था, बाद में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया। बाद में वह गुरु मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविक जो बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु होते थे उनको आजीविक बोलते थे के निवास हेतु 4 गुहाओं यानी गुफाओं का निर्माण कराया, जिसके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और करण। उसके राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी, जिसे कपिल वस्तु कहते हैं, की धम्म यात्रा की। यानी बोध गया जहाँ महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए ये दोनों स्थान है, बोध गया और लुम्बिनी। बोध गया में तो महात्मा बुद्ध को धर्म का साक्षात्कार हुआ था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो इन दोनों जगह उसने यात्रा की थी। उस यात्रा को उसने नाम दिया था धम्म यात्रा। रमनदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि किस अभिलेख में अशोक ने भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। तो इसका उत्तर है रुमनदेई अभिलेख। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहा है। धम्म, अगला है धम्म। धम्म को हम धर्म से भी जोड़ सकते हैं। धम्म क्या है? अशोक ने धम्म घोषणा की। हमने पीछे पढ़ा कि भेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष शुरू किया। धम्म का मतलब क्या था? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। ये महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था कि अशोक के धम्म से क्या आशय है। तो हमें यही लिखना था कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें अभिलेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। यानी ये सारी चीज़ें, यानी जो जो अच्छी बातें हैं वो सारी इसमें शामिल थी। तो ये सारे आदर्श हैं कि जो भी धम्म अपनाएगा उन्हें इन आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अलप संग्रह और अलप व्यय का भी विधान है। बहब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। सांची जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है और सारनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों का आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उसके धम्म में शामिल थी। अशोक ने धम्म यात्रा शुरू की। यानी धम्म यात्रा क्या थी? धर्म का प्रचार करने के लिए जो यात्राएं की जाती थी, अशोक के धर्म का प्रचार करने के लिए जो यात्राएं की जाती थी उनको धम्म यात्रा कहा गया।
अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्णदान किया जाता था। यानी इसमें ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को स्वर्णदान इत्यादि किया जाता था। आगे है अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों जिनको बोलते थे प्रादेशिक, राजूक, युक्तक, इनको प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। यानी धर्म के प्रचार के लिए जो धम्म यात्राएं की जाती थी उनको क्या बोला गया? अनुसंधान बोला गया। धम्म महामात्र यानी धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी धम्म महामात्र थे। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, ये सारे कार्य धम्म महामात्र के थे। अब हम पढ़ते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या थे? अभिलेख अशोक ने विभिन्न जो पत्थर इत्यादि होते थे उन पे अपनी आदेश, अपने धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित सामग्री कि धम्म क्या है, धम्म का पालन कैसे करना है, जो भी बातें होती थी वो सारा वो उन पत्थरों पर या ताम्र पत्थरों पर अन्य चीज़ों पर लिख कर वो उनको या तो जो मंदिर होते थे या बौद्ध धर्म के जो भी तीर्थ स्थान वगैरह होते थे या तालाब वगैरह, झील वगैरह होती थी, उनके किनारे वो लगवा देता था, उनको अभिलेख कहा गया है। तो हम देख सकते हैं कि अशोक प्रथम शासक था जिसने सबसे पहले अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। उसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा साहब बाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में, अधिकांश ब्राह्मी लिपि में। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली, ये महत्वपूर्ण है। ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका है के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानापिय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। वहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ। यानी श्रीलंका जाने वाला जो व्यक्ति था वो अशोक का पुत्र ही था। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं अशोक ने अपना जो शासनकाल था उसमें शुरुआत में वो हिंसक था लेकिन बाद में वो धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो इस प्रकार उसका ये पूरा शासनकाल था। तो अब हम देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि अशोक और अशोक के जो पूर्ववर्ती राजा थे, इसलिए अशोक के बाद इनका शासन ज़्यादा नहीं चला और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, यानी उनका नाश हो गया। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, उसे दिव्य अवदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी जो कि कलन ने लिखी थी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रीति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध प्रशासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान दी थी। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ, उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर मगध में शुंग वंश का शासन की नींव डाली। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद
जो अगला साम्राज्य बना मगध में, वो कौन था जिसने पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर शासन किया था, वो कौन सा था? शुंग वंश। इसकी स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आशा है आप सभी को ये अध्याय समझ में आया होगा। तो अब हम इसके जो प्रश्न हैं वो थोड़े देखते हैं। क्या कल अपने 9 प्रश्नों तक कर लिए थे। अब आगे आप देखें, इसमें जो आपको आज करने हैं, जो प्रश्न जो आज हमने पढ़ा है उससे जुड़े हुए प्रश्न 10 से लेकर 22 तक है। ये सारे प्रश्न आप देखेंगे, आज जो पढ़ा है हमने उसी में से हैं। तो आप अपनी नोट्स में इनको लिखेंगे। जैसे 10वां है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो ये सारे प्रश्न आप अपने नोट्स में लिखेंगे। तो अंत में इस YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें, ताकि जैसे ही इस पे नए वीडियो अपलोड किया जाएगा तो तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाए। कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में ना आए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर मुझसे आज के मैटर के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।